शरीफ नफ्स हाजी साहब, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे वालिद बुजुर्गवार हाजी ज़हूर अहमद साहब बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। सब उन्हें हाजी साहब कहकर बुलाया करते थे। हमें बहुत देर बाद पता चला कि उन्होंने उस वक्त तक कोई हज नहीं किया था, बल्कि इसलिए हाजी साहब कहलाए क्योंकि हज के दिन पैदा हुए थे। उनकी सादगी से लोग खूब फायदा उठाते थे। अक्सर उन्हें कोई ना कोई चालबाज धोखा दे जाता था। एक बार एक पठान उन्हें सोने की हंसली बेचकर गया। हंसली एक ऐसा जेवर है जिसे एक खास इलाका की खवातीन गले में पहनती हैं। अमूमन चांदी का होता है, लेकिन अमीर खवातीन सोने का भी बनवा लेती हैं। ये बहुत भारी होता है। यूं समझे कि जैसे किसी मोटे सरिये को दरमियान से मोटा और किनारों से थोड़ा पतला करके उस पर नक्शो निगार कर दिए जाएं। अब्बू ने उस पर एक जगह छेनी के साथ चोट लगाई तो वो अंदर से भी ठोस सोना ही नजर आया। फिर वजन किया और उसे अदायगी कर दी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब हंसली काट कर कारीगर को जेवर बनाने की गर्ज से देने लगे तो इंकशाफ हुआ कि उसके ऐन दरमियान में तो तांबा था और बाहर सोने की एक मोटी तह चढ़ी हुई थी। नजीर पटवारी अब्बा जी का एक बहुत ही अजीज जान दोस्त था। उसने कहा, हाजी साहब, चन्नी गोट में बहुत सस्ती जमीन बिक रही है। मैं हक़ दोस्ती अदा करना चाहता हूँ, आप वो जमीन खरीद लें। अब्बा जी उसके साथ गए। जमीन दिखाई गई और 4-5 मालिकान से और मज़ारेइन से मिलवाया गया। उस वक्त गंदम की फसल उगी हुई थी। जमीन का सौदा हुआ और पैसों की अदायगी भी हो गई। नजीर पटवारी ने कागजी कार्रवाई पूरी की और जमीन का इंतकाल भी हो गया। कुछ माह बाद फसल की कटाई का जमाना आया तो वालिद साहब जमीन पर अपना हिस्सा वसूल करने गए तो इंकशाफ हुआ कि उनके साथ तो धोखा हो गया है। बेचने वाले वो सब मालिकान और मज़ारेइन फर्जी थे। जमीन के असली मालिक और मज़ारे और ही लोग थे। हाजी साहब करीबी पुलिस स्टेशन गए तो रात हो गई थी। थानेदार ने FIR काटने के लिए रिश्वत तलब की। वालिद साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था। चारों नाचार रिश्वत दे दी। थानेदार ने सुबह 9 बजे आने के लिए कहा। अगले रोज सुबह मुकर्ररा वक्त पर थाने पहुंचे तो कोई नया थानेदार बैठा था। उसने बताया कि पुराने थानेदार का तो तबादला हो गया है, वो कल रात ट्रेन पर बैठकर जा चुका है। नए थानेदार ने एक बार फिर रिश्वत ली तो FIR दर्ज हुई। नजीर पटवारी गिरफ्तार हुआ और बही खाते पुलिस ने अपने कब्जा में ले लिए। बाद अज़ां पटवारी की जमानत हो गई। 6 साल दीवानी मुकदमा चलता रहा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इंतहाई नाकारा है। इंसाफ तो दूर की बात, मुद्दई मुकदमा करके पछताता है। मुकदमा पर उठने वाले खर्चात असल धोखे वाली रकम से भी तजावज़ कर गए थे। पेशियां भुगत भुगत कर वालिद साहब तंग आ चुके थे। इन 6 सालों में 2 मुल्जिम फौत हो गए थे। जज ने नजीर पटवारी और दीगर मुल्जिमों से कहा कि हाजी साहब को उनके पैसे वापस कर दो, वगरना अगली पेशी पर सजा सुना दूंगा। साथ ही वालिद साहब को मशवरा दिया कि इनको सजा देने की सूरत में आपको कुछ हासिल ना होगा, बेहतर यही है कि इनसे पैसे लेकर मुकदमा खत्म करवा दें। पटवारी और 3 मुल्जिमों ने अपने मकान और जायदाद के कागजात अदालत में पेश किए कि हाजी साहब जमानत के तौर पर ये कागजात अपने पास रखें, वो पैसे देकर कागजात वापस ले लेंगे। उनके बयाने हल्फी भी ले लिए गए और मुकदमा खत्म हो गया। बाद में ना तो किसी ने पैसे दिए और ना ही कागजात लेने आया। कागजात की पड़ताल करवाई तो वो भी जैली निकले। वकील का मशवरा था कि नया मुकदमा दायर करें, लेकिन हाजी साहब मुकदमाबाजी से इतना तंग आए हुए थे कि अपना मुकदमा अल्लाह के हवाले करके कागजात को चूल्हे में फेंक दिया। एक बार शौक पैदा हुआ कि भैंस पाली जाए ताकि बच्चों को वाफर मिकदार में ताज़ा और खालिस दूध पीने को मिल सके। एक जान पहचान वाले ने एक भैंस की इतनी तारीफ की कि अब्बा जी फौरन जेब में पैसे डालकर उसके साथ चल पड़े। फौजी बस्ती में वो अपने किसी रिश्तेदार के घर ले गया। सारे रास्ते वो भैंस की तारीफें ऐसे कर रहा था जैसे किसी अल्हड़ दोशीज़ा को रिश्ता के लिए देखने जा रहे हों। अब्बू को बैठक में बिठाया और भैंस के मालिक से पूछने पर पता चला कि अभी दूध नहीं निकाला। उससे कहा गया कि अच्छा, दूध निकालकर बाल्टी सीधे बैठक में ही ले आना। जब वो बाल्टी लेकर आया तो साथ ही एक खाली बर्तन और पौवा, दूध नापने का बर्तन, वो भी साथ लाया था। मापने पर दूध 12 किलो निकला।
उसने बताया भी यही था कि 12-13 किलो दूध एक वक्त में देती है। सौदा किया गया और भैंस खरीदकर अब्बू घर ले आए। मेरी अम्मी ने उसे देखते ही कहा, हाजी जी आप ये क्या खरीद लाए, ये तो बहुत बूढ़ी है। अगली सुबह जब दूध निकाला तो सिर्फ 4-5 किलो ही निकला। वो भैंस हमारे घर 1-1.5 माह ही रही, क्योंकि उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी और दूध बराए नाम देती थी। बिल आखिर औने पौने दामों कसाई को बेचना पड़ी। हमारा एक रिश्तेदार घराना चाह फतेह खान बाजार में रहता था। वो काफी अमीर कबीर और मॉडर्न लोग थे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो एक मम्मी डैडी फैमिली थी। उन्हें पता चला हमने भैंस खरीदी है तो रिवाज की पासदारी करते हुए मुबारकबाद देने हमारे घर आ गए। उनके साथ मेरी हम उम्र एक खूबसूरत शौक और चंचल लड़की भी थी। मैं उसे भैंस को करीब से दिखलाने के लिए सहन में ले आया। जो ही हम भैंस के नजदीक पहुंचे तो भैंस ने गर्दन हमारी तरफ घुमाई और लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, हाय मम्मी जी, भैंस चोंच मार रही है। वो इतने जोर से चीखी थी, सब दौड़ते हुए मौका वारदात पर पहुंच गए। बाद में भी जब हम उनके घर जाते तो यही कहते, उस भैंस को चोंच मारने की बुरी आदत थी, इसलिए हमने उसे कसाई के हाथ बेच दिया। मेरे वालिद मोहतरम के गहरे दोस्तों में सरे फहरिस्त एक नाबीना थे। मुझे उनका नाम तो याद नहीं, सब उन्हें हाफिज साहब कहते थे। मैं उनकी फहमो फरासत और अक्लमंदी से बहुत मुतासिर था। उनके कुछ वाकयात मेरे दिल पर नक्श होकर रह गए थे। वो किसी से माली मदद कबूल नहीं करते थे। नाबीना होने के बावजूद अपने हाथों की मेहनत से कमाकर गुजर बसर करने में फख्र महसूस करते थे। अलबत्ता किसी साहब ने मॉडल टाउन ए में उन्हें अपने घर का सर्वेंट क्वार्टर मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाइश के लिए दे रखा था। हाफिज साहब उनके बच्चों और पोते पोतियों को बिला मुआवजा कुरान पाक और दीनी तालीम दिया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बीनाई से महरूम करके दीगर बहुत सी खूबियों से नवाज दिया था। उन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ बरियल ज़बान में अबूर हासिल किया था। अपने फारिग औकात में हर वक्त बरियल में लिखी हुई मोटी मोटी किताबें पढ़ने नजर आते। नाबीनाओं की इंटरनेशनल तंजीमों से खत व किताबत के जरिए उनके रवाबित थे। उनकी किसी कारगुजारी के सिला में अमेरिका की किसी नाबीना तंजीम ने उन्हें एक खास किस्म की घड़ी यानी रिस्ट वॉच भेजी, जिसका बटन दबाने से ऊपर का ढक्कन खुल जाता था और हाफिज साहब उंगली से टिटोल कर टाइम बता देते। लोग शुगल के तौर पर उनसे टाइम पूछते रहते, लेकिन उन्होंने बुरा माने बगैर हमेशा मुस्बत जवाब ही दिया। मुल्की मसाइल हो या सियासी गुफ्तगू, उनके मुदल्लल जवाबात और आगही बहुत मुतासिर कुन होती। मौसम गर्मा में वो गली गली घूमकर एक बड़ा थर्मोस हाथ में लिए कुल्फियां बेचते नजर आते, लेकिन उनका मुस्तकिल पेशा कुर्सियों की बुनाई करना था। फर्नीचर के कारखाना से उन्हें कुर्सियां बुनने का वाफिर काम मिलता रहता था। एक दफा का जिक्र है, वो कुल्फियां बेचते फरीद गेट पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर खड़े पुलिस के एक सिपाही ने हाफिज साहब से कुल्फी मांगी, तो उन्होंने थर्मास का ढक्कन खोलकर कहा कि खुद ही निकाल लें। उस सिपाही ने यह सोचकर कि इन्हें कौन सा नजर आता है, एक कुल्फी के पैसे देकर थर्मास में से 2 कुल्फियां निकाल लीं। हाफिज साहब को शक गुजरा तो उन्होंने कुछ दूर जाकर कुल्फियों की गिनती की और शक यकीन में बदल हो जाने पर सीधे ऑफिसर्स कॉलोनी का रुख किया और डीआईजी के बंगला पर पहुंचकर उन्हें तमाम बात बताई। डीआईजी अच्छे इंसान थे। उन्होंने फौरन पुलिस चौकी फोन करके एसएचओ को हुक्म दिया कि ड्यूटी पर मौजूद उन दोनों सिपाहियों को साथ लेकर मेरे बंगला पर आ जाओ। हाफिज साहब को उन्होंने इज्जत और एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय बिस्किटों से तवाज़ो की। कुछ देर बाद एसएचओ दोनों सिपाहियों को लेकर हाजिर हो गया। सिपाही ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया तो उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया और डीआईजी साहब ने हाफिज साहब को अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहा कि उन्हें कभी भी कोई मसला दरपेश हो तो वो सीधे उनके पास आ सकते हैं। हाफिज साहब शुक्रिया अदा करने और अलविदाई कलमात कहने के बाद उठकर जाने लगे तो डीआईजी ने पूछा कि हाफिज साहब, आपको शक कैसे हुआ कि सिपाही ने एक के बजाय 2 कुल्फियां निकाली हैं? हाफिज साहब ने उन्हें बताया कि मैंने स्पंज की कैंची चप्पल पहनी हुई है। जब सिपाही ने कुल्फियां निकाली, ऐन उसी वक्त मेरे पांव पर बैक वक्त 2 कतरे गिरे तो मेरा माथा ठनका। एक कुल्फी से बैक वक्त 2 कतरे नहीं गिर सकते। तभी मैंने कुल्फियां गिनने का फैसला कर लिया था।
कुछ माह गुजरने के बाद एक रोज वो अपने क्वार्टर के बाहर कोने पर बनी दुकान के तख्त पोश पर बैठे थे। उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी और शक गुजरा कि कोई उनके क्वार्टर से निकल कर गया है। वो फौरन अंदर गए, टिटोल कर अपने चीजों का जायजा लिया तो कुछ चीजों को गायब पाया। वो कदमों की चाप उनके दिमाग के किसी गोशा में सब्त हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो नतीजा खेज साबित ना होगी। इससे बेहतर है कि पहले चोर की शनाख्त की जाए। उसके बाद हाफिज साहब ने अपना रोज का मामूल बना लिया कि वो किसी को भी अपने साथ कोने वाले तख्त पोश पर बिठाकर गपशप करते रहते और एक कान आने जाने वाले राहगीरों के कदमों की चाप पर मरकूज रखते। 10-12 रोज के बाद अचानक उन्हें वही चाप सुनाई दी तो उन्होंने फौरन ही साथ वाले से पूछा कि ये कौन गुजर रहा है। उसने बताया कि ये एक नशई चरसी है और इसका नाम ये है और चंद कदम दूर ही इसका घर है। हाफिज साहब ने उस चरसी की तफसीलात हासिल की और उसी डीआईजी के बंगला पर पहुंच गए। पुलिस ने चोर के घर की तलाशी ली तो कुछ माले मसरूका भी बरामद हो गया। डीआईजी हाफिज साहब की जहनी सलाहियतों के और ज्यादा मोतकिद हो गए थे। एक बार मैं बहावलपुर छुट्टियां गुजारने गया हुआ था। हाफिज साहब से मुलाकात हुए तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। एक रोज मैंने उन्हें बाजार में जाते देखा तो अजराहे मजाक उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि कौन साहब हैं। मैं बिल्कुल खामोश रहा तो मेरा हाथ टिटोलते हुए बोले, अच्छा तो आप जो भी हैं शायद मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। और फिर मेरी हैरत की इंतहा हो गई जब वो अचानक ही बोल पड़े, मेजर साहब किधर गायब हो गए थे? बड़ी मुद्दत के बाद बहावलपुर का चक्कर लगाया है। उनके बारे में मशहूर था कि वो जान पहचान वालों को बस हाथ मिलाकर ही पहचान लिया करते थे। हमारे घर में हमेशा मेरा कोई ना कोई कज़न ज़रूर क़याम पजीर रहा, कभी मामू का बेटा तो कभी फूफो का बेटा। मेरी वालदा के मरहूम भाई का बेटा खालिक भी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहता था। देखने में इंतहाई भोला भाला बुद्धू सा लड़का था। कोई काम भी ढंग से नहीं करता था। उसे जब भी किसी काम के लिए कहा गया नतीजा बुरा ही निकला। उसे कहा, ये दूध की बाल्टी वहां रख दो, तो वो अगले ही लम्हे दूध फर्श पर बहता नजर आता। अम्मी ने कहा, जाओ खालिक बाजार से 1 किलो पालक ले आओ, तो थैले में वो चीज़ आती कि किसी सूरत भी पकाने के लायक न होती और गाय भैंस की खुरली में फेंकना पड़ती। जब भी उसे बाजार से सब्जी लाने के लिए भेजा गया तो थैला खाली आता कि पैसे कहीं गिर गए हैं, या फिर इतनी गंदी सड़ी हुई सब्जी लाता कि वो फेंकना पड़ती। और जब कभी मुझे सौदा खरीद कर लाने के लिए भेजा जाता तो मैं 2-4 दुकानें घूम फिर कर अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद कर लाता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाजार से कुछ भी लाना हो तो माँ मुझे ही भेजती और साथ ही कहती कि खालिक को तो कुछ खरीदने का ढंग नहीं, जा मकबूल तू चला जा, तू हमेशा अच्छी चीज़ खरीद कर लाता है। अक्सर मेरी खालिक पर नज़र पड़ती तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराता नजर आता। जब मैं कुछ बड़ा हुआ और सयाना हो गया तब समझ आया कि खालिक बहुत ही चालाक और होशियार था। वो जानबूझकर गंदी से गंदी चीज़ खरीद कर लाता, घर के काम काज में इतना बिगाड़ पैदा करता कि दोबारा उसे किसी काम के लिए ना कहा जाता और वो सब कामों से बचा रहता, बस खाता पीता और अय्याशी करता और मकबूल बुद्धू गधे की तरह घर के काम काज करता। जब खालिक हमारे घर से चला गया तो एक रोज़ गपशप में उसने ये राज की बात बताई कि काम की मुशक्क़त से बचने का यही आसान तरीका है कि कोई काम भी ढंग से ना करो। जो अच्छे काम करते जाओगे तुम्हारी मुशक्क़त बढ़ती जाएगी और हलकान होते रहोगे। उस दिन के बाद से आज तक किसी से कोई भी काम ख़राब होता है तो मुझे फ़ौरन खालिक याद आ जाता है और मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं इसने खालिक फार्मूला तो नहीं अपना लिया है। हमारे घर में हमारी वालदा की हुक्मरानी थी। हर मामला में उनका ही हुक्म चलता था। हाजी साहब ने हमसे हमारी तालीमी सरगर्मियों के बारे में कभी भी बाज़ पुरस नहीं की थी। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ना तो उनको किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करना आता था और ना ही किसी की गलती पर सरजनिश। बस वो तो पैसे कमा कर लाते, नमाजें पढ़ते, खाते पीते और लंबी तान कर सो जाते। उन्हें कभी भी पता नहीं होता था कि उनके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, उनके दोस्त कौन हैं
और उनका उठना बैठना किन लोगों में है। वो अपने आप को हर किस्म की दर्द सरी से आज़ाद रखते थे। एक बार मुझसे कोई सख्त किस्म की गलती सरजद हो गई। अब्बा जी उस वक्त दोपहर का खाना खाने बाहर से आए थे। वालिदा ने उन्हें मेरी शिकायत की और मुझसे नज़र बचाकर इशारे से उन्हें सज़ा देने के लिए कहा। अब्बा जी ने आओ देखा ना ताओ मुझे इतने ज़ोर से थप्पड़ जड़ दिया कि मैं दूर जाकर गिरा और मेरे नाक से खून बहने लगा। माँ दौड़ती हुई आई और मेरे सर में ठंडा पानी डाला और खून साफ किया और साथ ही बोली, हाजी जी आपको तो मारना भी नहीं आता, आप बस खाना खाएं और दुकान पर जाएं। मुझे यकीन है बाद अज़ां तन्हाई में अम्मा जी ने हाजी साहब को खूब डांट पिलाई होगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वालिद साहब से सिर्फ वही एक थप्पड़ खाया था। शायद उनकी पूरी औलाद में से मैं ही वो खुश नसीब था जिसे ये सादत नसीब हुई थी। मुझे अब एहसास होता है कि मुझ में और मेरे बेटों में जन मुरीदी के जरासीम की मौजूदगी में हमारा अपना कोई कसूर नहीं, बल्कि ये तो मौरूसी है और शायद आइंदा भी ये लाइलाज मर्ज नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। मेरे बड़े भाई साहब ने एक बार मुझसे बिल्कुल दुरुस्त कहा था, मकबूल ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि हमारे इतने बड़े ख़ानदान में तलाक की शरह ना होने के बराबर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही जन मुरीदी है। बीवियां जो मर्जी जुल्म और सितम करें, जो जी में आए बोलती रहें, खामिद कान लपेट कर सुनते रहते हैं। उनके इतना साबिर होने की वजह से झगड़ा इस नहज तक पहुंचने ही नहीं पाता कि तलाक की नौबत आए। हमारे ख़ानदान का सुनहरी असूल है कि खामिद कोलू के बैल की तरह सिर्फ पैसे कमाने में ही ना लगा रहे, बल्कि दफ्तर, दुकान या कारोबार के झंझट से जैसे ही फारिग होकर घर आए तो बीवी बेचारी के अनगिनत घरेलू कामों में उसका हाथ भी बटाए।